KGF चैप्टर 1 एक 2018 भारतीय कन्नड़ भाषा की अवधि की एक्शन फिल्म है, जो प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित है, और होम्बले फिल्मों के बैनर तले विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। यह पहला सांचा है, 2 भाग श्रृंखला में टाइपो नहीं है। इसके बाद KGF चैप्टर 2 है। फिल्म राजा कृष्णप्पा बैरिया, रॉकी के इर्द गिर्द घूमती है, जो गरीबी में पैदा हुआ था, जो 1960 के दशक में अपनी मरती हुई मां की इच्छा के अनुसार शक्ति और धन की तलाश में बॉम्बे अब मुंबई आता है। वहां के गोल्ड माफिया के साथ शामिल होकर उसे कोलार गोल्ड फील्ड में दमनकारी वारिसिन वेटिंग गरुड़ को मारने के लिए भर्ती किया जाता है। यश ने रॉकी के रूप में अभिनय किया, जबकि नवोदित रामचंद्र राजू ने गरुड़ के रूप में अभिनय किया। अनंत नाग, श्रीनिधि शेट्टी, वशिष्ठ एन सिम्हा, अयप्पा पी शर्मा और हरीश राय के साथ सहायक भूमिका निभाते हुए फिल्म का वर्णन करते हैं। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एक्शन और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों के लिए 2 पुरस्कार जीते। यह फिल्म 80 करोड़ रुपए के बजट पर बनी थी, जिससे यह रिलीज के समय सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म बन गई। फिल्म का विकास 2015 की शुरुआत में शुरू हुआ, जब नील ने पटकथा लिखना पूरा किया। हालांकि फिल्मांकन केवल 2 साल बाद मार्च 2017 में शुरू हुआ। अधिकांश फिल्म कोलार गोल्ड फील्ड में सेट की गई है और इसे स्थान पर फिल्माया गया है। भुवन गौड़ा ने छायाकार के रूप में और श्रीकांत ने संपादक के रूप में काम किया। साउंड ट्रैक और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए रवि बसरोर ने संगीत दिया। 20 दिसंबर 2018 को उत्तर अमेरिकी प्रीमियर के बाद KGF चैप्टर 1 को कन्नड़ में और अगले दिन तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं के डब संस्करणों में रिलीज किया गया और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हालांकि समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और रिलीज के 4 दिनों के भीतर सांचा 76 करोड़ भारतीय रुपए का संग्रह किया, जिसने अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पत्रकार आनंद इंगलागी की एल डोराडो नामक पुस्तक, जो 1951 और 2018 के बीच कोलार गोल्ड फील्ड में विस्तृत घटनाओं को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है और सभी प्रकाशित प्रतियां जला दी गई हैं। हालांकि एक टेलीविजन समाचार चैनल एक प्रति प्राप्त करता है और उन घटनाओं का साक्षात्कार करता है जिनका उन्होंने उल्लेख किया था। इंगलागी बताते हैं कि 1951 में भारत के मैसूर राज्य, वर्तमान कोलार जिले, कर्नाटक के दक्षिणी भाग में कमीशन किए गए सरकारी अधिकारियों द्वारा सोने के अयस्क की खोज की गई थी। राजा कृष्णप्पा, रॉकी बैरिया भी खोज के दिन पैदा हुए थे। एक गरीब और विधवा महिला को मैसूर क्षेत्र अधिकारियों के साथ आए एक स्थानीय डॉन सूर्यवर्धन ने उन्हें मार डाला। शीत युद्ध के जुझारू लोगों द्वारा सोने की बढ़ती मांग को भांपते हुए सूर्यवर्धन ने चूना पत्थर खनन के बहाने 99 साल के पट्टे पर खरीदी गई उस जमीन में धोखे से एक कंपनी नराची की स्थापना की। उनके 5 सहयोगी हैं, जिनमें से सभी KGF से दूर काम करते हैं। कमल, एक पूर्व सहयोगी, भार्गव के बेटे, रीना के पिता राजेंद्र देसाई, एंड्रूज, जो कोंकण और मालाबार तटों में संचालन की देखरेख करते हैं, एक शक्तिशाली राजनेता और DYSS पार्टी के अध्यक्ष गुरु पांडियन, और भाई अधीरा। हालांकि उनमें से प्रत्येक की नजर खानों पर है। एंड्रूज का अंडरबॉस शेट्टी बॉम्बे में एक सोने का तस्कर है, जिस शहर में दुबई स्थित इनायत खलील की एक और तस्कर भी है। रॉकी 10 साल की उम्र में अपनी मरती हुई मां की इच्छा के अनुसार शक्ति और धन की तलाश में बॉम्बे आता है और शेट्टी के लिए काम करना शुरू कर देता है। वह बाद में शेट्टी का दाहिना हाथ बन जाता है और लोहे की मुट्ठी के साथ अफ्रीका से बॉम्बे तक पर सोने की छड़ों के आगमन की देखरेख करता है। रॉकी जल्द ही शेट्टी की तुलना में ताकत और शक्ति में बढ़ जाता है। यह एंड्रूज को आकर्षित करता है, जो सूर्यवर्धन के बड़े बेटे गरुड़ की हत्या के बदले में उसे बॉम्बे की पेशकश करता है, जो अपने लकवाग्रस्त पिता के निधन के बाद KGF का उत्तराधिकारी है। रॉकी प्रस्ताव को स्वीकार करता है और बेंगलुरु जाता है, जहां इस उद्देश्य के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। एक बार वहां, वो गरुड़ की सरासर उपस्थिति, अधिकार और शक्ति को देखता है और प्रयास को टाल देता है। 1978 में KGF में
एक अपाहिज सूर्यवर्धन ने गरुड़ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो अधीरा की अनदेखी कर रहा था, जिसे वह पूर्ण सहयोगी के रूप में सेवा देना चाहता है। अपने सेनापति वानराम की सहायता से गरुड़ के कार्य करने का निर्मम तरीका सामने आता है। रॉकी जल्द ही गुर्गों की एक इकाई से बचकर केजीएफ में प्रवेश करता है। एक बार वहां, वह उस क्रूरता को देखता है जो दासों के अधीन होती है। हालांकि पहली बार में वह उदासीन था, फिर भी वह एक ओवरसियर और दासों के बच्चों के हाथों एक मां और बेटे की निर्मम हत्या से जुड़ी कुछ घटनाओं से प्रभावित होता है, इस उम्मीद में कि वह उन्हें मुक्त करने के लिए उठ खड़ा होता है। इस पर अपना प्रयास शुरू करते हुए और देसाई और उनके आदमियों को मुखबिरों, कुलकर्णी और गरुड़ के गुनी भाई विराट के माध्यम से यह संकेत देने के लिए कि वह जीवित था, जैसा कि योजना बनाई गई थी। रॉकी 23 पर्यवेक्षकों की एक इकाई के साथ लड़ाई में संलग्न है, जिनमें से प्रत्येक को मार डाला गया था। एक अंधे दास को बचाने के लिए उन्हें मारना था। अधिनियम के साथ रॉकी गुलामों की नजर में एक नायक के रूप में उभरता है। एक सतर्क वानराम अब गरुड़ को सूचित करता है, जो अपने महलनुमा निवास से खदानों की ओर जाता है। अपने क्रोध के कारण हजारों दासों को मारने से रोकने के लिए विराट ने पिता सूर्यवर्धन को मौत के घाट उतार दिया और गरुड़ को पीछे छोड़ दिया, जो घर वापस भाग गया। खदानों में रॉकी अफसर को जब्त कर लेता है, साजिश करता है और अनजाने में एक सुरंग के माध्यम से उस स्थान पर जाता है जहां गरुड़ ने एक देवता को प्रसाद के रूप में 3 दासों का सिर काटने का फैसला किया है। साथ ही वानराम को पता चलता है कि सिर काटे जाने वाला तीसरा दास अभी भी महल के अंदर है। उसे एहसास होता है कि गरुड़ को मारने की योजना बनाने वाले एक धोखेबाज ने उसकी जगह ले ली है। वानराम यज्ञ स्थल की ओर भागता है, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी होती है। गरुड़ के साइट पर लौटने और 2 दासों के बलिदान पर एक छुपा हुआ रॉकी उभरता है और उसका सिर काट देता है। उत्साही दास उसे अपने नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे उसे खुश करते हैं। कथाकार ने निष्कर्ष निकाला कि रॉकी ने जानबूझकर केजीएफ को गरुड़ की हत्या करने के लिए साइट के रूप में चुना, ताकि लोगों की सेना दासों की इच्छा अर्जित करने के लिए केजीएफ को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो अधिग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिंहासन और रॉकी उनका एक व्यक्ति सेना के रूप में कैसे सामना करेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री रमिका सेन द्वारा डेथ वारंट क्यों दिया गया था, यह अध्याय 2 में दिखाया जाएगा। Thank you. Please subscribe, like, share, comment.